द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज चौथे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल 231 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब केवल 172 सीटों पर मतदान बाकी है। यानी कि जिन सीटों पर मतदान हो चुका है, इनसे साफ नजर आ सकता है कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है और कौन सी पार्टी लीड नहीं कर रही है। और इन 4 चरणों में जिस पार्टी को लीड मिला होगा वही पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन आज 2 ऐसे बयान आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह की सुगबुगाहट है। सबसे पहला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो खुद को मुस्लिम हितैषी और समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहते हैं। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का यह बयान, जो कि बेहद कम्युनल है, जिसमें वो कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे गौ माता को कटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी सेकुलर छवि पेश करते हैं और कहते हैं कि भले मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं परिवार का दर्द समझता हूं, इसीलिए मैंने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दी। तो एक तरफ आप अब इन दोनों बयानों को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। योगी आदित्यनाथ अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के साथ वही बात रख रहे हैं जैसा उन्होंने पहले भी कहा है, चाहे वो 80-20 का हो, चाहे उन्होंने जब बोला था कि हम कयामत तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे, वो भी पूरी तरह से ध्रुवीकरण वाली बात थी। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अपनी सेकुलर छवि स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शुरू में जब अमित शाह प्रचार कर रहे थे पश्चिमी यूपी में, तब आपने देखा होगा कि अमित शाह भी वही भाषा बोल रहे थे जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। लेकिन अब चौथा चरण आते आते प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम वोट भी चाहिए, इसलिए वो खुद को मुस्लिमों का हितैषी समझा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उनको वोट करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस बीजेपी को मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए था, जिस बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि मामला 80-20 का, वो साफ तौर पे पूरी कम्युनिटी को अलग करके देखते थे, उसी पार्टी के सबसे सुप्रीम नेता अब मुस्लिमों का वोट मांग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन 80% वोटों के सहारे योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, उसमें सेंध लग चुकी है। चाहे वो ओबीसी नेताओं के जरिए हो, चाहे वो जयंत चौधरी के जरिए हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए हो, या फिर ओपी राजभर के जरिए हो। अब ओबीसी वोटों में सेंध लग गई है, इसलिए हिंदू कार्ड चला नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सेकुलर कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? एक ऐसी पार्टी जो सीए के दौरान मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न करती है, सीए के दौरान प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर मुकदमे लगाती है, सीए के दौरान मुस्लिमों के घर नीलाम करती है, उन पर जुर्माना ठोक देती है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से डंडा पड़ने के बाद अब योगी सरकार को वापस करना होगा। लेकिन जो सरकार पूरे 4-5 साल मुस्लिमों के खिलाफ काम करती रही, उनके विरोध को कुचलने की कोशिश की, चाहे वो सीए आंदोलन हो, चाहे बाकी के आंदोलन हो, वो सरकार अचानक से मुस्लिमों का वोट क्यों चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद को मुस्लिम महिलाओं का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन अभी आप रिसेंटली अगर बात करें कि हिजाब के मुद्दे पे किस तरह से अलग अलग जगहों पे, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे बेंगलुरु में हो, या फिर देश के अन्य जगहों पर हो, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त किस तरह से उनके साथ बदसलूकी किया गया, किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनसे हिजाब उतारवाया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहते हैं कि ये गलत है। और तब वो अपनी ये जो अब छवि पेश कर रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हितैषी हूँ, तब वो चुप रह जाते हैं। तब उन गुंडों के खिलाफ नहीं बोलते जो एक महिला का कपड़ा छीनते हैं, एक महिला का बुर्का उतरवाते हैं। लेकिन अब वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। दूसरा आरोप बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया कि ये परिवारवादी पार्टी है, हमारा कोई परिवार नहीं है, इसलिए पूरा देश हमारा परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ का परिवार नहीं है, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं का तो परिवार है। और जिन नेताओं का परिवार है, उन सारे नेताओं का परिवार राजनीति में एक्टिव है। उदाहरण के तौर पे आप तमाम नेताओं के नाम ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह को ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए रीता बहुगुणा जोशी को ले लीजिए, वसुंधरा राजे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय हैं, अनुराग ठाकुर हैं, परवेश वर्मा हैं। ये सारे लोग परिवारवाद से ही तो आए हैं। कल्याण सिंह के बेटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो जब परिवार ही नहीं है तो राजनीति में एक्टिव नहीं है। लेकिन इनके पार्टी के बाकी नेताओं के जिनके भी परिवार हैं, वो सारे लोग राजनीति में एक्टिव हैं।
तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव का परिवार है और वो परिवार राजनीति में एक्टिव है, तो इसमें गलत क्या है? सवाल तो ये उठता है। जिसका परिवार होगा वही तो राजनीति करेगा। ये तर्क अखिलेश यादव भी देते हैं और ये तर्क इसलिए भी सही है क्योंकि अगर ये बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाते, तो अपने भी पार्टी में नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं देना चाहिए। सिर्फ एक परिवार में एक व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस पूरे चुनाव के चरण के दौरान, चाहे वो पिछला चुनाव का चरण हो या इस चुनाव का चरण हो, दोनों चरणों में ईवीएम में धांधली, ईवीएम में फर्जी वोटिंग का केस चरम पर था। कुछ मामले ऐसे भी आए जहां पर ईवीएम में बटन दबाई गई साइकिल की और वोट निकला बीजेपी का। यह भी अद्भुत मामला है। इसके पहले वाले चरण में जालौन से ठीक सेम ऐसा ही मामला सामने आया था कि साइकिल की पर्ची दबाने पर वीवीपैट से पर्ची बीजेपी की निकल रही थी। आज फिर वही मामला सामने आ गया और ये मामला सामने आया तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि बीजेपी का बटन दबाए और पर्ची साइकिल की निकल जाए, या बीजेपी का कोई बटन दबाए पर्ची कांग्रेस का निकल जाए, या कांग्रेस का कोई बटन दबाए पर्ची साइकिल का निकल जाए, या बसपा का कोई बटन दबाए पर्ची साइकिल का निकल जाए, या भाजपा का कोई बटन दबाए और पर्ची बसपा का निकल जाए। ऐसा हर बार क्यों होता है कि जब किसी और पार्टी का सिंबल दबता है, वहां बटन दबता है, तो हमेशा पर्ची भाजपा की ही क्यों निकलती है? ये बड़ा सवाल है। अगर ईवीएम गड़बड़ है तो सभी पार्टियों के लिए गड़बड़ होना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी की पर्ची क्यों दे रही है? इसलिए ईवीएम संदेह में होता है। ईवीएम की गड़बड़ी भी लगातार सवालों के दायरे में रहती है। अब देखिए अगली खबर पर हम मूव करते हैं। अगली खबर है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी का सदन विधानसभा, वहां पे एक बूथ पर वोटिंग चल रही थी और वोटिंग के दौरान पूरे 1.5 घंटे तक ईवीएम चला ही नहीं, एक खास पार्टी का बटन चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि साइकिल की बटन पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया था, जिसकी वजह से वो बटन जाम हो गया था। 1.5 घंटे तक लोग साइकिल का बटन दबा रहे थे तो वोट ही नहीं जा रहा था, जबकि बाकी पार्टियों के बटन दबाने पे वोट जा रहा था। शिकायत हुई, बाद में अधिकारी आए, चुनाव ड्यूटी पे तैनात अधिकारी आए, उन्होंने देखा कि इस पे तो फेविक्विक लगाकर इसको जाम कर दिया गया है। उसके बाद अधिकारी ने कार्रवाई की, एक व्यक्ति पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और उस व्यक्ति, ये जो बयान है, ये अधिकारी चुनाव ड्यूटी पे जो थे वो खुद बयान दिए हैं, ये आप वीडियो में देख लीजिए। अभी लखीमपुर विधानसभा में एक कंप्लेन आई थी हमारे पास ट्विटर के माध्यम से कि एक ईवीएम मशीन में ग्लू लगाकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बटन को चिपका दिया गया था। तत्काल उस ईवीएम मशीन को चेंज कर दिया गया है। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक वहां चल रहा है। जो आरोपी व्यक्ति उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त करके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी बता रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है। और ये गड़बड़ी क्यों हुई है? क्या चुनाव आयोग इतना ढीला है? क्या चुनाव आयोग की सुरक्षा इतनी ढीली है कि किसी पार्टी का कोई व्यक्ति जाके चुनाव आयोग की मशीनों के साथ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दे रहा है और चुनाव आयोग देखता रह जा रहा है? क्या चुनाव आयोग चुनाव शुरू करने से पहले, वोटिंग शुरू करने से पहले मशीनों की जांच नहीं करता कि क्या सभी बटन सही से काम कर रही हैं? और अगर जांच नहीं करता तो उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और जांच किए जाने के बाद भी ये गड़बड़ी आ रही है तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति पे कार्रवाई करना सही नहीं लगता, इसमें दोषी सभी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने शिकायत किया, उसने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उन्नाव में भाजपा समर्थित ग्राम प्रधान बूथ के अंदर जाकर वोटरों पर दबाव बना रहे हैं। तो वोटरों पर बूथ के अंदर जाकर दबाव बनाने का भी मामला सामने आया और बांदा जिला से बूथ कैप्चरिंग का भी मामला सामने आया। ईवीएम हैक का हमने बता ही दिया। इसके अलावा जगह जगह उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों में चुनाव था, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर हो, इन सारे जिलों में तमाम मतदान केंद्रों पर ये बात हमेशा उठती रही, कहीं ईवीएम बंद पड़ जा रहा था, कहीं ईवीएम स्लो हो जा रहा था और लगातार ईवीएम की शिकायतें आ रही थी। ये सारी खबरें थी। लेकिन एक खबर और है जो मैंने लखीमपुर में महसूस किया, जो बातें ऑफ द कैमरा थी, वो ये थी कि लखीमपुर खीरी में जिस सुरक्षा के बीच अजय मिश्रा टेनी वोट डालने गए वो तो सवालों के घेरे में रहा ही, लेकिन उसके अलावा एक बात ये भी थी कि लखीमपुर में जिस जगह पर अजय मिश्रा टेनी का निवास है, वहाँ के आसपास लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि उनको कौन सी सरकार की कौन सी नीतियाँ गलत लगी, कौन सी नीतियाँ सही लगी। वो बस इतना कह देते हैं कि जो भी है ठीक है।
वो लोग दबाव में हैं, एक डर था उनके अंदर। ऑफ द कैमरा वो बहुत खुल के बात करते थे, लेकिन जैसे ही हम कैमरा उठाते थे और चाहते थे कि वो लोग कैमरे पे बोले, वो लोग नहीं बोल रहे थे। तो ये था पूरा चुनाव का निष्कर्ष, और ये भी साफ तौर से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव के बाद वोटिंग किधर ज़्यादा हुई है, बौखलाहट किस खेमे में है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो पार्टी शुद्ध कोर हिंदुत्ववादी की बात करती थी, अब वो पार्टी सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो पार्टियां सेकुलर हैं उनको लगातार गालियां भी दे रही है। तो ये सारी बातें हैं और ये सारे मुद्दे हैं, इनको ध्यान में रखिए और चुनाव को समझते जाइए। हमारे साथ चुनाव यात्रा कीजिए, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ और हमारे सहयोगी अशरफ सिंह के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखीमपुर, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।